हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार स्मार्ट एजुकेशन। तो हमने अपने केमिस्ट्री की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सीरीज लाई है उसमें हमने सबसे पहले एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अफवा प्रिंसिपल, बोहर बरी रूल और जो भी हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। उसकी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को, उसके 2 पार्ट्स हैं, उन दोनों वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो आज से हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले जब भी हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद new properties are formed. The new substances formed have entirely different properties from their constituents. तो हमें क्या बताया इसमें? हमें बताया कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनते हैं, जब हमारे पास 2 सब्सटेंस आपस में मिलते हैं, उनसे मिलकर जो न्यू सब्सटेंस बनता है हमारे पास, उसकी क्या होती हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है। और वो न्यू सब्सटेंस क्या होता है, एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट, और उसकी क्या होती है, एंटायरली पूरी ही टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो बना। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन H2 का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 है, तो जो अब ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है? H2O क्या होता है, किसका फार्मूला है, वाटर का फार्मूला होता है। जो हमारे एरो से लेफ्ट हैंड साइड को मॉलिक्यूल होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड को है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया? तो बस इसमें क्या बताया गया कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और O2 का मॉलिक्यूल है, जब ये दोनों आपस में मिले तो हमारे पास क्या बना है, H2O बना, वाटर बना। तो हाइड्रोजन जो है उसका डिफरेंट अपनी डिफरेंट क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, और ऑक्सीजन की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, परंतु जब ये आपस में मिले तो क्या बना हमारे पास, H2O बना, वाटर, जो कि एंटायरली बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है उसकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, अब हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में तो पता लग गया, अब हमें पता होना चाहिए केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं। तो क्या होती हैं केमिकल इक्वेशन? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो इसमें क्या बताया, केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है, देखिए जब हमारी केमिकल रिएक्शन हुई, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बना, तो ये एक हमारे पास क्या होगी, रिएक्शन हो गई, एक प्रोसेस हो गई। इसको जब हम सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन को सिंबल दे दिया H का, ऑक्सीजन को दे दिया O2 का, वाटर को दे दिया H2O का, तो जब हम इसको सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, चेंज किस में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड में। कार्बन के लिए हमने सिंबल दे दिया C का, और ऑक्सीजन के लिए दे दिया O2 का, और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 का दे दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस। देखिए हमारे पास केमिकल रिएक्शन होती हैं, कुछ हमारे पास बैलेंस्ड होती हैं पहले से, और कुछ अनबैलेंस्ड होती हैं, तो उन्हें बैलेंस्ड करना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, जिंक प्लस H2SO4, चेंज किस में हो रहा है, ZnSO4 प्लस H2 में चेंज हो रहा है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि जो एरो से राइट हैंड साइड को है वो हमारे पास प्रोडक्ट है, और जो लेफ्ट हैंड साइड को है वो हमारे पास रिएक्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में जिंक कितने हैं, एक ही है ना, Zn एक ही है। तो हमने देखना है कि ये प्रोडक्ट में भी एक ही होना चाहिए ताकि ये बैलेंस बनी रहे इक्वेशन। तो प्रोडक्ट में भी देखें जिंक Zn एक ही है, बाकी और जगह तो है नहीं। अब बात की है H2 कितने हैं, 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। तो हमने देखना है हाइड्रोजन 2 हैं प्रोडक्ट में भी या नहीं है, तो प्रोडक्ट में भी H2 2 ही है।
सल्फर S एक है, तो यहाँ पे भी एक ही है हमारे। हमने देखिए, हमने रिएक्टेंट में देखना है, रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी होने चाहिए, या जितने प्रोडक्ट में है उतने ही रिएक्टेंट में भी होने चाहिए। ऑक्सीजन कितने हैं, O कितने हैं, 4 हैं, तो इस साइड भी कितने हैं, 4 हैं। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, ये बैलेंस्ड हुई। ये कौन सी हुई, बैलेंस्ड हुई। और जैसे हमारे पास है H2 प्लस O2 चेंज कर रहे हैं H2O में, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2 हैं। ऑक्सीजन और हमारे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो ये तो बराबर हैं, सेम है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट में कितने हैं, एक ही है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस जो है वो वर्क नहीं करती है। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाई वी नीड ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ही ज़रूरत क्यों है। सवाल आता है हमारे पास, क्वेश्चन उठ के आता है कि हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ही ज़रूरत क्यों है, हम अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से काम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पढ़ा होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, लेवोजियर ने। कब दिया था, 1774 में। तो ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, आपको लर्न होना चाहिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था और कब दिया था। लेवोजियर ने दिया था, और कब दिया था, 1774 में दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या है, मास इज नेदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, जैसे C प्लस O2 चेंज कर रहा है CO2, तो जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है उसमें क्या होगा, जो मास है, कार्बन एक है, इसका मास जो है एक कार्बन का मास है, तो फिर जो हमारे पास मास है वो ना तो क्रिएट हो सकता है, वो ना तो बढ़ सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, ना ही वो कम हो सकता है। जितने कार्बन रिएक्टेंट में है उतने ही हमारे प्रोडक्ट में होने चाहिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी थी। और अब बात उठती है कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। तो हम उसे बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करेंगे। जैसे हमारे पास मान लो ये इक्वेशन है Fe प्लस H2O चेंज कर रही है किसमें, Fe3O4 प्लस H2O, इसमें चेंज कर रही है हमारे पास ये। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने LHS लिख देना है ऊपर और RHS लिख देना है। ये +1 +2 के लिए भी ज़रूरी है और आगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। हमारे पास जो HP टेट का एग्ज़ाम होता है या CTET का होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। SSC का एग्ज़ाम होता है उनमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वे बैलेंस कीजिए केमिकल इक्वेशन को। तो देखिए, हमने इक्वेशन देख ली, हमने क्या लिया, LHS RHS, ठीक है। हमने देख लिए कौन कौन से एलिमेंट हैं यहाँ पे। तो एक तो Fe है, तो हमने Fe लिख दिया। और कौन सा है, हाइड्रोजन एलिमेंट है यहाँ पे, H2 नहीं लिखना है, हाइड्रोजन एलिमेंट लिखना है। H2 तो मॉलिक्यूल हो गया, तो हमने एलिमेंट लिखना है, हाइड्रोजन लिख लिया हमने। और एक और कौन सा है, ऑक्सीजन है, बाकी और कोई भी नहीं है, हमने लिख लिए 3। अब हमने लिख दिया LHS और RHS। LHS कौन से हो गए हमारे, एरोसोइस साइड वाले, लेफ्ट हैंड साइड वाले कौन से, रिएक्टेंट, और RHS प्रोडक्ट वाले। तो LHS में Fe कितने हैं हमने देखना है सबसे पहले। LHS में Fe कितने हैं, तो Fe आयरन, Fe किसका सिंबल है, आयरन का। तो Fe कितने हैं, 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब हमने देखा कि RHS में, LHS में हमने देख लिया कि Fe 1 है, तो हमने लिख दिया आयरन इज 1। और हमने RHS में देखा कि अब Fe कितने हैं, Fe के आगे ही, Fe आयरन के आगे ही लिखना है कितने हैं और कितने नहीं हैं। तो ठीक है, अब हम प्रोडक्ट में देखते हैं RHS साइड में, राइट हैंड साइड में जो कि हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें कितने Fe आयरन है, तो कितने हैं, Fe3, मतलब कि Fe कितने हैं, 3 है, तो हमने 3 लिख दिया। वैसे हमने हाइड्रोजन लिया, LHS लेफ्ट हैंड साइड में जो कि हमारे पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, तो हमने 2 लिख लिया। और राइट हैंड साइड जो कि हमारा प्रोडक्ट है उसमें कितने हैं, 2 हैं, तो हमने 2 लिख दिया, ये दोनों तो बैलेंस है।
ऑक्सीजन की बात की जाए तो हमने देखा रिएक्टेंट में कितनी ऑक्सीजन है LHS में, तो एक है हमारे पास। और जो हमारे पास RHS में कितनी है, यहाँ पे देखिए O4, मतलब 4 यहाँ पे और एक यहाँ पे हो गई। तो कितनी हो गई हमारे पास, कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ पे H2O नहीं होगा, यहाँ पे H2 ही होगा। तो कितनी हुई हमारे पास O4, 4, मतलब कि 4 ही हुई। ठीक है, अब हमने इसको बैलेंस कैसे करना है, हमने क्या करना है, LHS को इक्वल टू करना है RHS के। तो देखिए Fe कितना है LHS रिएक्टेंट में, 1 है, और RHS में 3 है। तो LHS में 3 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितने से, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब ये बराबर हो गया ना, 1 × 3 3 हो गया, 3 हो गए ये भी, और यहाँ पे RHS में भी 3 हो गए। ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 बाद में हम लगा देंगे लास्ट में जब कंप्लीट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और इस साइड भी 2 है, तो ये तो सेम है, इसमें हमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन LHS में 1 है और इस साइड 4 है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया रिएक्टेंट वाले को 4 से। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं ऊपर, देखिए इसको कितने से मल्टीप्लाई किया है, आयरन को हमने 3 से, और किस साइड किया है, रिएक्टेंट साइड किया है, तो हमने 3 लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, बैलेंस हो गया, 3 3 बैलेंस हो गया। अब हमने हाइड्रोजन में तो 2 2 हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। अब हमने ऑक्सीजन को लिया, हमने क्या किया, रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे पैरों में नहीं लगाना है, ऑक्सीजन के पीछे ही जो हमारे पास कंपाउंड है उसके पीछे ही हमने 4 लगाना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए जब हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन तो 4 हो गए, परंतु हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 4 × 2 कितने हो गए, 8 हो गए। मतलब कि हमारे पास यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हो गए, 8 हो गए, है ना। तो अब हमें यहाँ पे कितने हो गए हमारे पास, 2 × 4 कितने हो गए, 8 हो गए। जब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना चाहा तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो अब हमने क्या करना है, इस साइड को भी बैलेंस करना है, RHS को। अगर हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8 हैं तो हमारे प्रोडक्ट में भी 8 होने चाहिए, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हमने 4 लगा दिया, तो यहाँ पे भी 8 हो गए। अब देखिए हाँ, आप अपनी केमिकल रिएक्शन देखिए, 3Fe रिएक्टेंट में 3 Fe हैं, हमारे प्रोडक्ट में कितने हैं, Fe3, मतलब कि 3Fe आयरन है। ठीक है, 4H2O 4H2, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 × 2 8 8 हो गए यहाँ पे, तो इस साइड भी 4 × 2 कितने हो गए, 8 हो गए, मतलब ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन कितने हुई, 4, मल्टीप्लाई हो रही है ना, सभी से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 ऑक्सीजन 4 4 रिएक्टेंट में, और यहाँ पे भी कितने प्रोडक्ट में 4 ही हैं, तो मतलब कि ये बैलेंस होगी। तो कभी भी हमने अपनी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी है तो ऐसे ही बैलेंस करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होता है, टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट। तो ही वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुई, और तो ही केमिकल जो रिएक्शन है वो वर्क करेगी। अब हमने इतना समझ लिया इसके बारे में। यहाँ से हमारे पास बैलेंसिंग से क्वेश्चन बनता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से भी क्वेश्चन बनता है कि किसने दिया था, कब दिया था, और क्या होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट, जो है हमारे पास क्या है, हमारे पास नेक्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो हमने देखनी है केमिकल रिएक्शंस की टाइप। तो केमिकल रिएक्शंस की टाइप को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास आती है कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन, कम्बिनेशन से ही हमें पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। कम्बिनेशन किन वर्ड से बना, कंबाइन, मतलब कि जब कंबाइन करती है कोई चीज़, उससे जो रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो क्या है, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine to form a single substance is called combination reaction। जैसे जनरल दे दिया हमने, A + B चेंज कर रहा है, A B में चेंज कर रहा है, तो कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, हमारे जो रिएक्टेंट हैं 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, परंतु जो प्रोडक्ट होगा
वो एक ही होगा, मतलब कि जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो दोनों कंबाइन करेंगे और एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। वो हुआ ना कंबाइन करना, कंबाइन करना हुआ जोड़ना चीज़ों को। तो जोड़ा तो एक ही जुड़ना चाहिए, हमारे पास एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CaO प्लस H2O चेंज कर रहा है CaOH ट्वाइस में, ठीक है। और CaO को हम क्या बोलते हैं, लाइम भी बोलते हैं, क्यूक लाइम भी बोलते हैं। CaOH ट्वाइस को क्या बोलते हैं हम, स्लेक लाइम बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है कि लाइम का फार्मूला बताओ, स्लेक लाइम का फार्मूला बताओ। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए हमने कॉम्बिनेशन पढ़ा, उसमें कंबाइन और डीकम्पोजिशन क्या हुआ, डीकम्पोज करना, टूटना, टूटना, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड ब्रेक्स और डीकम्पोजेज into a two or more simpler substances are known as decomposition reaction। ये क्या है, सिंपली डिकम्पोजिशन क्या है, अपोजिट है कम्बिनेशन रिएक्शन का। कम्बिनेशन में कंबाइन कर रहे हैं हमारे रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, और डिकम्पोजिशन में क्या कर रहा है हमारा, जो हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है वो टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। सिंपली बस ये याद रखना है हमने, कम्बिनेशन का उल्टा क्या है, डिकम्पोजिशन है। एग्जाम्पल क्या है, CaCO3, लाइमस्टोन हो गया हमारे पास, लाइमस्टोन होता है CaCO3 और वो डिकम्पोज कर रहा है किसमें, CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और लाइम में CaO में। अब देखिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन में भी जब भी हम किसी रिएक्शन, मतलब कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसे हम तोड़ते हैं तो हमारे पास क्या एनर्जी चाहिए होती है, हमें कुछ एनर्जी चाहिए होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी लकड़ी है, तो लकड़ी को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास कुछ एनर्जी चाहिए। जैसे हम कुल्हाड़ी लेते हैं, उससे लकड़ी को तोड़ते हैं, तो वो भी एक प्रकार की क्या हुई, एनर्जी हुई, हम किसी चीज़ से उसको तोड़ रहे हैं। वैसे ही इसमें क्या है, देखिए जब H2O है हमारा, जब वो डिकम्पोज होता है तो हमें इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई करते हैं तो जाके वो टूटता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और देखिए जैसे 2AgCl है, उसे हम किसकी प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज कर रहे हैं, तो वो किस में चेंज हो रहा है, 2Ag प्लस 3O2 जो कि गैस में है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, लाइट को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटो भी बोलते हैं ना, तो वैसे इसको क्या बोलेंगे हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन। जिसमें लाइट का यूज़ कर रहे हैं उसको फोटोकेमिकल रिएक्शन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का उसको इलेक्ट्रोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस करना, चीज़ों को डिस्प्लेस करना। जैसे मान लो एक क्लास में फर्स्ट क्लास से ही कोई बच्चा फर्स्ट आ रहा है, जो फर्स्ट क्लास से थर्ड तक फर्स्ट आए, उसे कोई नहीं रहा पाए, परंतु थर्ड क्लास में कोई बाहर से बच्चा आया और स्कूल से बच्चा आया और उसने फर्स्ट पोजीशन उसकी छीन ली और वो खुद फर्स्ट आ गया। तो वो क्या कर रहा है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या, ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर reactive element displace a less reactive element from its compound is called a displacement reaction। इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि मोर के रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, जो कि जैसे मैंने बच्चे का एग्जांपल दिया कि ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा तो ही वो उसको हरा पाएगा। तो वैसे ही मोर रिएक्टिव अगर एलिमेंट होगा तो ही वह उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर पाएगा, डिस्प्लेस कर पाएगा, और उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे हमारे पास एग्जांपल है CuSO4 प्लस Fe चेंज कर रहा है FeSO4 प्लस Cu में। तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले, CuSO4 है ना, इसके साथ ये रिएक्ट है, तो क्या हो गया, Cu को किसने रिप्लेस कर दिया, Fe ने रिप्लेस कर दिया और SO4 के साथ खुद जुड़ गया है। तो क्या बन गया, FeSO4 फेरस सल्फेट और Cu अलग से हो गया, ठीक है, क्योंकि Fe क्या था, मोर रिएक्टिव था, मोर इंटेलिजेंट था Cu से। और रिएक्टिविटी सीरीज,
अब रिएक्टिविटी सीरीज इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता है। HP टेट हो जाए, SSC हो जाए, हमारे पास C टेट हो जाए या कोई भी और एग्जाम्पल है, उसमें ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कि बताइए कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास CuSO4 प्लस Fe चेंज कर रहा है FeSO4 प्लस Cu में, तो यहाँ पे हमसे पूछेंगे कि बताइए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। तो हमने बताना है कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए रिएक्टिविटी सीरीज का कि Cu को डिस्प्लेस कर पाएगा Fe या नहीं कर पाएगा। हमें किससे पता लगेगा? वो रिएक्टिविटी सीरीज का। तो इसके लिए मैंने आपके लिए ट्रिक लाई है एक। तो ट्रिक क्या है, देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर है रिएक्टिविटी सीरीज का। डिक्रीजिंग ऑर्डर है, जब हम लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है कि आता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, फिर लेड आ गया हमारे पास, फिर हाइड्रोजन आ गया, कॉपर आ गया हमारे पास, सिल्वर आ गया और गोल्ड आ गया। तो अब हमें इसको लर्न कैसे करना है, तो इसके लिए ट्रिक है हमारे पास। प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इंस्टेड लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट ज़ेब्रा इंस्टेड लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। तो देखिए, प्लीज़ आया सबसे पहले हमारा, तो प्लीज़ में P वर्ड है। P देखिए, पोटेशियम हमारा पहला क्या है, पोटेशियम है। K क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल है, तो P से क्या आ गया, पोटेशियम आ गया। वैसे ही सोडियम से क्या आ गया, सोडियम है हमारे पास सेकंड, तो स्टॉप से क्या आ गया, S वर्ड आ गया, जो कि सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम, तो Ca कॉलिंग, Ca कैल्शियम आ गया। Mg मैग्नीशियम, तो मी से क्या आ गया, मैग्नीशियम आ गया। वैसे ही हमारा एल्यूमिनियम है नेक्स्ट, तो ए से क्या आ गया, एल्यूमिनियम आ गया। क्यूट का C आ गया हमारे पास और C से कार्बन, तो क्यूट का C से कार्बन हो गया। जेब्रा से जिंक हो गया। इंस्टेड से Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। इंस्टेड का आई से क्या बन गया हमारे पास, आयरन बन गया। लर्निंग Pb क्या होता है, लेड होता है। लर्निंग Le क्या हो गया, लेड हो गया। हाउ से H आ गया हमारे पास, और H हाइड्रोजन, तो H से क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। वैसे ही कॉपर है, तो कॉपर का तो हमने सीधा ही कॉपर लिख दिया है। और सेव्स, Ag क्या होता है, सिल्वर। सेव्स का S आ गया तो सिल्वर। Au क्या होता है, गोल्ड, तो गोल्ड का हमने डायरेक्ट लिख दिया है। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट ज़ेब्रा इंस्टेड लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। एक मैं आपको शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा जिसमें आप अच्छे से इसको देख पाएंगे और समझ पाएंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर मैं ट्रिक के थ्रू आपको बता दूंगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है। रिएक्टिविटी का, रिएक्टिव एलिमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, रिएक्टिविटी कम होती जा रही है। जैसे यहाँ पे क्या था हमारे पास, Cu था और Fe था यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखना था कि Fe जो है डिस्प्लेस कर पाएगा Cu को या नहीं कर पाएगा। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है, Cu कहाँ पे है, यहाँ पे है लास्ट में, और Fe कहाँ है, इससे पहले है। मतलब कि Fe इसके लेफ्ट हैंड साइड को है, तो ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ, क्योंकि जब हम राइट हैंड साइड को जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट है लास्ट हमारी केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, इसमें डबल वर्ड जुड़ गया, तो मतलब कि डबल, दो जगह डिस्प्लेसमेंट होगी। तो क्या, दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या बताया हमारे पास कि जब दो कंपाउंड्स रिएक्ट कर रहे हैं और वो दोनों डिस्प्लेस कर रहे हैं आपस में आयंस को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। जैसे BaCl2 हो गया, Na प्लस Na2SO4 चेंज हो रहा है BaSO4 और NaCl। तो इसमें क्या किया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई। देखिए Ba ने डिस्प्लेस कर दिया
Na2 को और जुड़ गया SO4 के साथ, और Na2 जुड़ गया Cl2 के साथ और BSO4 NaCl बन गया हमारे पास। तो इसी के साथ हमारी केमिकल रिएक्शन और इस टाइप वाला चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें हमने जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो भी पढ़ लिया। मेन क्वेश्चन जो है इसमें से ही आते हैं, कोई भी बाहर का क्वेश्चन आपको देखने में नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी हमारे पास एग्ज़ाम है। बाकी प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस पे लाइक करें और अपना वैल्यूएबल एक कमेंट दें, जिससे मुझे पता लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।